स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का आपका एक पेपर किसी ज़िले से भेजा है किसी स्टूडेंट ने। आप भी अपना पेपर भेजना चाहें तो आप पीडीएफ बना करके इसी तरह से साफ साफ पीडीएफ जो है हमें भेज सकते हैं। बिल्कुल पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए जिस तरह से ये पीडीएफ है। और आपके साइंस का जो है हमने हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर डाल दिया है, तो आप साइंस का देख सकते हैं कि साइंस का पेपर किस तरह का आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। इसमें है निम्न में अपरिमेय संख्या है, आपको बताना है इरेशनल नंबर कौन सा है। तो देखिए 0 तो 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये 2/3 लिखा हुआ है, p/q के फॉर्म में लिखा है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। ये √3/2 है, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ देखते हैं ये भी आपका है, लेकिन यहाँ √3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बचा कौन सा, ये √3 को हम जो है अंडर रूट वाली जो संख्याएं बाहर नहीं निकल पाती उनको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें 9 की पावर हाफ का मान आपको बताना है। तो देखिए 9 की पावर हाफ है, तो हम इस 9 को जो है किस तरह से, 9 की पावर आपको दे रखा है हाफ। आपको एक्सपोनेंट और पावर का जो फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 बन गया। तो 9 को तो हमने लिख दिया 3 × 3। इसकी पावर कितनी है, 1/2 है, तो 1/2 लिखा। अब 3 × 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर जो है हमने अंदर वाले को लिख दिया। इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता होता है कि एक फॉर्मूला जो होता है, m की पावर अगर n है और इसकी पावर अगर m है, तो हम इसको लिखते हैं m की पावर m और n, यहाँ पे p कर दो। यहाँ पे p की पावर अगर n है और इसकी पावर m है, तो हम p की पावर लिख सकते हैं n × m। इस तरह से लिख सकते हैं। इन दोनों पावर्स को क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी 2 पावर्स हैं, तो 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई कर दे 1/2 से। अब देखेंगे 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, 3 की पावर 1। यानी कि 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3 होती है। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं हमारा मान जो आ रहा है, ख ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 2 - x² + x³ में एक्स स्क्वायर का गुणनांक बताना है, कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर देखिए ये है, और इसका कोफिशिएंट जो है आपको इसके साथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, वहाँ पे 1 होता है। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस का 1 जो है हमारा ख आंसर सही हो जाएगा। अब अगला जो बिंदु है, -3 और 2 चतुर्थांश में है, तो कौन से चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश के नियम आप समझ लीजिए पहले। ये आपका जो चतुर्थांश का नियम होता है, जैसे ये हमने ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक है, अब आपको सभी को पता है कि ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अब आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सारे प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इधर होता है इसमें आपका यहाँ पे प्लस प्लस, यानी कि ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो एक्स प्लस और वाई प्लस होता है इसमें। यहाँ पर जो x और y होता है इसमें आपका x जो है माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है। इसको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको। इसके बाद में यहाँ पे आ जाइए नीचे, तो यहाँ पर देखिए x जो होता है वो माइनस होता है और y भी जो होता है वो माइनस होता है। यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर जो है आपका x प्लस होता है और y जो होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस माइनस है। अब देखिए इसमें से हमारे को क्या दिया है, माइनस, और ये 2 क्या है, प्लस में है। तो माइनस और प्लस किस में आ रहा है, ये माइनस और प्लस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो हो गया ख ऑप्शन। अब दूसरी बात, हम इसको ध्यान कैसे रखें, तो देखो जब ये प्लस प्लस होगा, ठीक है, दोनों प्लस प्लस होते हैं, ये हमेशा ही होते हैं, रूल है ये। तो इसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर में आप देखोगे ये वाला कॉर्नर दोनों प्लस है, तो ये दोनों माइनस होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी इसको याद कर लीजिए। तो इसमें अगर ये माइनस ये प्लस है तो नीचे वाले में आप देखोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो आप अपोजिट तरीके से याद रखोगे तो आसानी से याद रहेगा। अब आपको केवल देखना है कि आपकी संख्याएं प्लस और माइनस की है, माइनस की है, प्लस की है, माइनस माइनस है, प्लस प्लस है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का 3 यानी कि x की वैल्यू माइनस में है और प्लस में है y की वैल्यू, तो सेकंड हमारा क्वाड्रेंट इसका आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो सभी को डिवाइड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा किसका शांत है। जो टर्मिनेट हो जाए वो शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 2/5 है, इसी को डिवाइड किया आपने 2/5 को, 5 से डिवाइड करना है। सबसे पहले ही आपको 0 के बाद में पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लगा या 0 लगाए ना लगाए, पॉइंट आया,
पॉइंट लगाने पर आप 0 लगा दोगे। ये हो गया 20, 4 बार में कट जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 20 और ये कट गया। अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो ये शांत दिखाई दे रहा है, आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमारा का ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग बताइए। तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ध्यान रखेंगे आप, 360 डिग्री होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्यक आपको ज्ञात करना है। तो सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं और जितने आंकड़े हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो मैं इन आंकड़ों को जोड़ दूंगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस प्लस और अगेन प्लस। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 5 18, 18 और 12 हो गया आपका 30, 30 और 10 40, 40 और 3 43 और 43 और 8 हो जाएगा आपका 51। तो आई थिंक ये आप देख लीजिए, 5 18, 18 और 2 20 और 10 22, सॉरी आपका 18 और 2 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 8 48, 49 50 51, 51 आया। तो हम क्या करेंगे, इसको 51 लिख दिया। अब संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए 51 को, आप टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं डिवाइड करने के लिए, रफ में 7 से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, तो बचा 2। अब फिर आप पॉइंट लगाएंगे तो 0 लगाएंगे। अब इसको फिर से डिवाइड करिए तो 7 दूनी 14, 7 21, तो यहाँ पे आएगा आपका 14, फिर बचेगा 6। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में, पॉइंट के बाद में आपने 2 बार लिया, फिर आप इसको 60 बना लीजिए तो कितना 7 8 56 आ जाएगा, 8 बार में 56 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे तो ये जो आंसर आएगा यही आप यहाँ पे लिख देंगे। पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। इसके बाद में मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। निर्देशांक जो मूल बिंदु के कितने होते हैं, तो अभी भी मैंने आपको ऊपर एक डायग्राम बनाया था। ये मूल बिंदु ये होता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं, और यहाँ पे निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है, यानी x भी 0 होता है यहाँ पे और y भी 0 होता है। तो इसमें हम सीधा सीधा लिख देंगे मूल बिंदु के निर्देशांक 0,00 होते हैं। 50 के कोण का संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों को जब हम जोड़ दें तो वो हमारे को 180 डिग्री दे दे। तो अगर मेरे को एक कोण 50 दिया हुआ है, दूसरा कोण मुझे नहीं पता है, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, y यहीं छोड़ दूंगा। 180 तो था ही, 50 इधर है प्लस का, तो इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब इसको डिवाइड माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये इसका संपूरक कोण कितना आ गया, 50 का संपूरक कोण 130 डिग्री, यही आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है। ठीक है, आप इसको क्या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। सबसे पहले 5 आएगा, उसके बाद में 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। सबसे ज़्यादा देखिए कौन सी संख्या आ रही है, 13 एक बार, 13 2 बार, 13 3 बार, और कोई भी संख्या इससे ज़्यादा नहीं है, 13 ही बार बार आ रहा है। तो सबसे जो आपका ज़्यादा आता है उसी को हम बहुलक काउंट करते हैं। तो 13 जो हमारा बहुलक हो जाएगा। बस इतना ही आपको लिखना था। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक जो है प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सत्य। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा सत्य, क्योंकि जो है प्राकृतिक संख्या जो भी हमारे, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में जो है सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं। जो भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उनमें सारी की सारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होंगी तो प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्णांक होंगी। तो सत्य हो गया। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। अब ये क्यों होगा, तो हम सीधा सीधा जानते हैं, क्योंकि दो तो क्या है, दो क्या है आपका एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह एक परिमेय संख्या नहीं है, है ना। तो यहाँ पर जो है ये असत्य आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, ठीक है ना। तो ये दो क्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। दो क्या है आपका एक वास्तविक संख्या है, लेकिन दो क्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। दोबारा से माध्यक पूछा है, तो वही है, आपको सभी को जोड़ देना है, इस तरह से ऐड कर दीजिए सभी को।
ऐड करेंगे तो आपके पास में जितना भी आएगा, आप जितने भी आएंगे उसको टोटल करना है, और टोटल जो आएगा उसमें कितने डिजिट आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 से उसको डिवाइड कर देना है। ऊपर जो भी डिजिट आएगी उसको डिवाइड कर देना है। एक मैंने आपको करके दिखा दिया, ये आप कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 का शून्यांक ज्ञात करना है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, आपको शून्यांक ज्ञात करना है। तो आपको दिया क्या है, पी एक्स बराबर दे रखा है आपको एक्स प्लस में 5। तो हम पी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। शून्यांक निकालने के लिए 0 के बराबर कर देंगे, तो यानी कि पी एक्स जो है 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बनेंगे। तो एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे x छोड़ दूँ तो यहाँ पे इस प्लस वाले 5 को उधर ले जाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा -5। यही हमारा शून्यांक हो गया। x की वैल्यू जो पूछा था ये आ गया -5। अगला जो क्वेश्चन है, सरल कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया √7 + 2 इंटू √7 - 2। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a + b इंटू a - b को हम क्या लिखते हैं, a² - b², यही लिखते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से a की जगह क्या है, आपको a की जगह आपको √7 दे रखा है और b की जगह 2 दे रखा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम √7 और b की जगह लिख रखा है आपको प्लस का 2। तो यहाँ पे प्लस का 2 कर दिया। यहाँ पर आपका √7 है और माइनस का 2 लिखा हुआ है। यही है हमारे क्वेश्चन में। तो हमने इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लिख देना, a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। माइनस में b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देना। अब अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं अंडर रूट हट जाता है, तो हम हटा देंगे तो 7 बचा। यहाँ माइनस का साइन है और 2 की पावर 2 है, तो 2 2 ज़ा 4। अब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में 3। इसके बाद में आकृति में जो है एंगल ए सी डी का मान आपको निकालना है। तो एंगल ए, ये वाला एंगल, सी और डी, ये बाहर वाला एंगल हमें बताना है, ये वाला जो नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रायंगल के इनसाइड जो एंगल होते हैं उन टोटल उनका मान होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान जो है 180 डिग्री होता है। तो 180 में से आपको एक 80 दे रखा है, एक 40 दे रखा है, तो बचा हुआ क्या होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हो। 180 में से ये वाला 80 माइनस कर दो, एक दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है, ये भी माइनस कर दो, तीसरा ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो आ जाएगा। तो आप माइनस करोगे तो 40 आएगा। अब जानते हो कि जब आपको इस तरह का होता है तो यहाँ पर जो है ये पूरा एंगल कितना होता है, ये भी 180 डिग्री होता है पूरा एंगल, जिसमें से आपको केवल 40 दे रखा है। तो 40 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बाहर वाला कितना बचा, 140 बचा। तो ये 140 आ गया बाहर का। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में संलग्न आकृति में ए बी सी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ओ बिंदु है जिस पे प्रतिच्छेद यानी कि दोनों को एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पे एंगल ए डी सी बराबर 100 डिग्री है। ए डी सी, ये गलत बोला है, यहाँ पे ए ओ सी है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। ए ओ सी जो है आपको 100 डिग्री दे रखा है। तो बाकी बचे हुए 3 कोण क्या होंगे, तो मेरे को पता है कि विपरीत कोण जो है बराबर होते हैं। जब क्रॉस लाइन होती है तो उसके विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 100 डिग्री है तो नीचे वाला एंगल भी क्या होगा, 100 डिग्री होगा, लिख देंगे विपरीत कोण है। अब जब ये 100 है तो मुझे ये पता है कि अभी अभी मैंने बताया कि कोई भी लाइन जैसे काटती है तो इसका पूरा ये वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से देखोगे तो ये पूरा का पूरा ये वाला एंगल 180 डिग्री है। 180 में से आपको 100 दिया हुआ है तो बचा हुआ ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 80 डिग्री हुआ। अगर ये 80 डिग्री है तो मैंने कहा अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 80 है तो ये भी क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये पूरा का पूरा ये वाला कितना होगा, यहाँ से और यहाँ तक का एंगल 180 होता है, उसमें से 100 दिया है तो ये वापस 80 बचा है। तो आप इस तरह से कर लें या अपोजिट के हिसाब से कर दें। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद में आपको बताना है समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये तो आपको परिमेय जो है पढ़नी है, उसमें से कर लोगे। यहाँ पे फिर से एक आकृति दी गई है, इसमें पी क्यू आर एस है और ए बी आर एस है, समांतर चतुर्भुज हैं। एक्स भुजा पर बी आर पर स्थित कोई बिंदु है, दर्शाइए कि आपको एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर होता है एरिया ऑफ ए बी आर एस के। तो ये भी आपको जो है लंबा क्वेश्चन है, करना होगा। 45 डिग्री की कोण की रचना कीजिए और रचना के चरण भी लिखना है, ये भी आपको आता है, आसानी से कर सकते हैं। या फिर 30 डिग्री की रचना करनी है और रचना के चरण लिखने हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आकृति दी गई है और इस आकृति में आपसे क्या बोला गया है,
इस आकृति में जो है पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर जो है इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल पी आर टी जो है 40 डिग्री है। यहाँ पे दिया है पी आर टी 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है। इसके बाद में पी आर पी टी, आर और फिर पी और फिर टी, यानी कि आपको एंगल पी जो है 95 दे रखा है। यहाँ पे बोल रहा है आर पी टी 95 है। और टी एस क्यू, तो टी है, ये एस है, ये क्यू है, यानी कि ये वाला एंगल जो आपको 75 दे रखा है। तो एस क्यू टी ज्ञात करना है। तो आपको एस क्यू और टी आपको यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। एस क्यू टी में ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से, मैंने आपको पहले भी बताया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये त्रिभुज है तो इसका ये कोण जो है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से आप 95 माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे 40, तो आपके पास कितना आ जाएगा 95। अगर आप माइनस करते हैं इसमें से और 40, तो दोनों को जोड़ लीजिए, माइनस 95 और ये हो गया आपके पास में 135। 135 अगर इसमें से जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना, तो ये बच गया आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 180 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 90 और 4 13, 130 और 1 35। ठीक है, 135 आप निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 45। तो ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, 45 आ गया, यानी कि ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब मुझे अभी मैंने बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ऐसे ऐसे काटेगी लाइन, तो इसका अगर ये एंगल है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल बराबर होगा। तो आप देख रहे हो कि ये एंगल 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब आपको अच्छी तरह से पता है ये 45 है, ये 75 है, तो तीसरा फिर से निकाल सकते हो। वही 180 में से आपको ये 45 माइनस करना है और ये वाला 75 भी माइनस कर देना, तीसरा एंगल जो बचा हुआ वो निकल जाएगा। तो ये 45 इसमें ऐड करिए, तो ये हो जाएगा आपका 80 और 4 120, 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, क्यू का, तो हमें क्यू की ही पूछी गई थी, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में आपसे जो है 2x प्लस वाई बराबर 7 के 3 हल ज्ञात कीजिए। क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 के 3 हल आपको निकालने हैं। तो 3 हल आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी 3 हल आपको निकालने हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका सेम हो, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 7 है। 7 कब आ सकता है, अगर मैं x की जगह 1 रखूँ तो 2 इंटू 1 प्लस में, ठीक है, और y की जगह अगर 2 यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं 5। तो ये कितना आ गया 7, यानी कि मैंने पहला हल निकाला x इक्वल्स टू 1 कॉमा वाई इक्वल्स टू 5, अपनी मर्जी से रखा, तो रखते ही मेरे पास में 7 आ गया। दूसरी वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे x की जगह 2 रखूँ, तो x की जगह 2 इंटू इसकी जगह 2 रख रहा हूँ, तो 2 प्लस 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या रखूँगा 3 लिखूँगा, तो यहाँ पे आ गया 7 वापस से, यानी कि एक x की वैल्यू आ गई 2 और दूसरी y की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू अगर मैं फिर से 3 रखूँ तो 2 इंटू 3 करते हैं, प्लस में ये तो टोटल हो गया 6, 6 प्लस 1 बराबर 7। वापस से हमारे पास क्या आ गया कि मैंने x माना था 3 कोमा y माना था 1, तो हमारे पास ये 3 हल हो गए, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं, सभी का आ जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से आपको एक आकृति दी गई है, इसमें एंगल पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, तो सिद्ध करना है आपको एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी जो हैं ये बराबर हैं आपस में, बस इतना आपको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आकृति में एक चतुर्भुज के कोणों का जो योग है वो दे रखा है आपको 5 3 3 5 9 13, ये आपको कोणों का जो है टोटल दे रखा है। तो आपको बताना क्या है कि कौन कौन से कोण का क्या क्या मान होगा। चतुर्भुज के ये कोण है, तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फंडा है, मैं अभी इस जगह पे मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर हम कुछ सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, आपको दिया है 3 5 9 और 13, आपको चारों एंगल के अनुपात दिए हैं। तो मान लीजिए आप सभी एंगल्स को जो है हम मान लेते हैं इन अनुपातों को। तो पहले 3 है तो इसको 3x लिख दिया, प्लस में दूसरा एंगल हमारे को 5 दिया है तो 5x लिख दिया, तीसरा एंगल हमारे को दे रखा है 9 तो इसको 9x लिख दिया, चौथा एंगल हमारे को 13 दे रखा है तो हमने 13x लिख दिया। और हम जानते हैं इन चारों कोणों का योग, अभी अभी हमने स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो हमने लिखा था 360 डिग्री होता है।
तो 360 डिग्री हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 और 3 8 हो गए, 8 और 9 17, 17 और 13 30, 30x, तो ये हो गया आपके पास में 360 डिग्री। तो x का मान निकालूंगा तो 360 बटे में क्या हो जाएगा, ये 30 जो है इधर आ जाएगा, काट देते हैं, तो ये हो गया 3 और 12, यानी कि x का मान आया हमारे पास में 12 डिग्री। तो अगर x की वैल्यू मैं इसमें रखूं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 12 गुणा में 3 करूंगा तो 12 3 36, एक एंगल आ गया 36 डिग्री। इसमें अगर मैं मान रखूं तो यहाँ पे 5 इंटू में x का मैंने में कितना निकाला 12, तो ये हो गया हमारे पास में 60 डिग्री। इसके बाद मैं ये 9 वाले का निकालूं तो 9 इंटू में x कितना निकाला था हमने 12, तो 12 निम में कितना हो जाएगा आपका, 12 निम में 108, तो ये हो गया 108 डिग्री। और फिर 13 वाला निकालूं तो 13 इंटू में मुझे 12 करना होगा, तो 13 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156 डिग्री। तो ये सारा हमारा आंसर हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं इसको आसानी से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाँ, सभी वर्ग जो है समचतुर्भुज होते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के 90 डिग्री एंगल होते हैं, यानी कि उनके चारों भुजाएं भी समान होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो है आपका क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दे सत्य। ठीक है, सभी वर्ग आयत हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी वर्ग आयत हैं या नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, सभी वर्ग जो है ये आयत हैं, तो ये भी है हमारा सत्य। इसके बाद में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समविद्धि भाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के सभी विकर्ण जो है एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, तो ये भी क्या है हमारा सत्य। कोई भी समानांतर इस तरह से ले लो, ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से ले लो, तो ये जब आप इसके विकर्ण खींचोगे तो विकर्ण जो है एक दूसरे को परस्पर आधे आधे टुकड़ों में बांटते हैं। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। परिमेय है, आप आराम से कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। रचना के चरण भी लिखने हैं, तो आप 5 सेंटीमीटर की भुजा खींचोगे और आपको पता ही है समबाहु त्रिभुज के कोण का मान आप सीधा सीधा है बना दोगे प्रकार से। उसके बाद में 25 सेंटीमीटर जो है, इसमें क्या पूछा है, 25वां क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर नहीं 7 सेंटीमीटर रेखा खींचिए और समद्विभाजित कीजिए और रचना के चरण भी लिखिए। तो वो भी आपका 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, ये 7 सेंटीमीटर की हो गई। प्रकार आधे से ज़्यादा खोलना है, एक बार कट इधर लगाना है, एक बार इधर, फिर इधर रखना है प्रकार, फिर इधर कटोगे, इधर काटोगे और इसको इस तरह से डैश डैश मिला दोगे, ये रचना हो गया आपका। और फिर जो भी चरण है आपको लिख देने हैं। इसके बाद में 6 अंक के प्रश्न जो हैं, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर जो है बराबर कोण आंतरित करती हैं, तो ये भी आपका परिमेय है। संलग्न आकृति जो यहाँ पे दे रखी है, इसमें ए बी समानांतर सी डी है, तो ये ए बी वाली लाइन जो है ये बोल रहा है कि ये वाली जो लाइन है आपकी, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ए बी जो लाइन है ये वाली, ये बोल रहा है कि ये सी डी के समानांतर है, यानी कि ये दोनों के आपस में पैरेलल है, बराबर है, मतलब बराबर दूरी पे हैं। तो और इसमें एंगल जो है ए पी क्यू 50 डिग्री है, तो ए पी क्यू, ठीक है, तो ये आपको बाहर वाला एंगल जो है 50 डिग्री दे रखा है। तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया था कि बाहर का एंगल अगर आपको दिया है तो अंदर का एंगल निकाल ही सकते हो। चलो वो बात की बातें हैं। उसके बाद में है आपको एंगल पी आर डी जो 127 दे रखा है, तो एंगल पी आर डी, तो ये आपको दे रखा है 127, तो आपको ये पता चल जाएगा 127 180 में से आपको क्या करना है, 127 को माइनस कर देना है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल आ जाएगा। इसके बाद में x और y ज्ञात करने हैं आपको, तो मैंने बताया जैसा कि ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा, तो इसका वैल्यू लिख लोगे। आपको अच्छी तरह पता है तीनों एंगल का योग कितना होता है, ये भी अच्छी तरह से पता है आपको, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ये वाला पूरा का पूरा कितना होता है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में एक 28वां क्वेश्चन जो है, इसमें आपको गुणनखंड करना है। इसमें अथवा में भी गुणनखंड है और बिना अथवा के भी गुणनखंड, दोनों में ही गुणनखंड करने हैं। बहुत सिंपल सा गुणनखंड दिया हुआ है। इसमें जो पहला गुणनखंड है आप देखेंगे तो मैं ऊपर ही कर देता हूँ गुणनखंड, ताकि जो नीचे वाले प्रश्न हैं वो ना मिटे। तो मैं ऊपर वाले प्रश्नों को थोड़ा सा एक बार फिर से मिटा रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे गुणनखंड कर पाए। तो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, हम ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं, ये वाला। तो यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है 8 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 12 ए स्क्वायर बी, फिर आपको दिया है प्लस 6 ए बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 ए की पावर 3
वापस से खोलोगे तो 8 AQ हो जाएगा, प्लस BQ तो है ही आपके पास, तो BQ लिख दिया आपने, प्लस में ये आपका 12 है, ठीक है, ये A² है, B है, प्लस में आपका 6AB² है। अभी तक इतना ही हमने एक एक स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, 2A का जो है क्यूब प्लस में B का क्यूब, ये जो ऊपर लिखा है वही आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 12 है, दोनों में AB है, तो मैं क्या करूँगा इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। ये प्लस आ गया मेरे पास, दोनों में AB आ रहा है तो AB कॉमन ले लिया। साथ साथ में मैं क्या ले सकता हूँ कॉमन, 12 तो ले नहीं सकता हूँ, 12 बड़ा है, 6 ले सकता हूँ, 6 ले लेता हूँ, तो 6AB बाहर आ गया। तो मेरे पास अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे अगर 6AB निकालता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, 6 दूनी 12, और A² है, यहाँ पे A सिंगल है तो यहाँ पे A बचा, ठीक है। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। अब यहाँ पे हमने 6 ले लिया था बाहर, 6 आ गया, A ले लिया था बाहर, A ले लिया, B ले लिया था बाहर, B भी ले लिया, क्योंकि B 2 है, B² है तो यहाँ पे B बचा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जिसको आप याद करोगे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये याद रखना, ये फॉर्मूला बार बार में आता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई का क्यूब जो है ये क्या होता है, ये होता है x³ प्लस y³ प्लस में 3xy इंटू में x प्लस में y, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर x की जगह क्या है, तो x की जगह हमारे पास ये है, ठीक है, y की जगह क्या है, तो y की जगह हमारे पास b है, ठीक है, इस जगह। तो सब जगह पे हम xy रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसकी जगह पे x की जगह क्या रखना है 2a, तो मैंने रखा 2a, प्लस y की जगह क्या रखा है मैंने, तो y की जगह रखना है मेरे को b, इसका क्या हो जाएगा क्यूब। अब ये हम लिख सकते हैं डायरेक्ट पूरा का पूरा, ये हो जाएगा, इसको फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। तो 3 बार है तो 3 बार हमने गुणा कर दिया, यही हमारा आंसर हो गया। यही आप देख रहे हो ऊपर वाला भी यही सा क्या वैसा ही है, x की जगह 2a है, x की जगह y की जगह b है, ये देखो आप दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी आपको x की y की जगह है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे बाहर 6ab है तो उसके घराना 6 का आधा है ना, यहाँ पर 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंदर 2 है, यहाँ से अगर 2 हम ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ना, इसलिए हम कर सकते हैं ऐसा। तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें भी आपको यही गुणनखंड दिया हुआ है इसी तरह का, उस गुणनखंड को भी हम कर सकते हैं, इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आपको 27 दे रखा है, तो यहाँ पे पहले लिख रहे हैं 27 माइनस 125 A³ माइनस 135 A प्लस में 225 A²। अब इसको हम तरीके से कर देते हैं, तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं 125 को 5a का क्यूब, माइनस में 135a को क्या लिख सकते हैं, तो 135 को हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर दोनों में, इसमें भी a है इसमें भी a है, तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन क्या चीज़ आएगा वो हमें सोचना पड़ेगा, कॉमन ले लेते हैं, इसमें 45 आ जाएगा आसानी से, 45, साथ में a भी कॉमन है तो a भी ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे 45 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45 3, और यहाँ माइनस आएगा 5a, ठीक है। आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद है, फिर भी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं। इसमें देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पर ये 3 × 2 भी लिख सकते हो, इसको तोड़ भी सकते हो, चाहे इधर कर रहा हूँ इसको भी देख लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब, और यहाँ पर जो है आप माइनस का साइन है, माइनस रहेगा, और ये 45a जो है ना इसको हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 3, 3 3 9 और 9 5 45, तो 5a, ठीक है ना, तो ये हो गया वापस से 45 बन गया, और ब्रैकेट में मेरे को दे रखा है 3 माइनस 5a, ठीक है, ये हो गया। अब आपको फॉर्मूला याद है, यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन था तो माइनस का साइन वाला लगा लेंगे फॉर्मूला, x माइनस वाई का होल क्यूब, ये हमारा होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई,
ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। फिर से यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला याद रखना था, ऐसे ही आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। जब माइनस का हो तो सब जगह माइनस आ जाएगा, प्लस होगा तो सब जगह प्लस आ जाएगा। अब आपको देख रहे हो कि x की जगह क्या हो जाएगा, तो हम x की जगह रख लेंगे 3। x की जगह क्या है, 3 है हमारे पास, x की जगह 3 है, कॉमा y की जगह क्या है हमारे पास, तो 5a है। तो ये हमारे पास 5a हमने y की जगह रख लिया। अब इसमें फॉर्मूले में रखोगे तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, जो कि होता है x माइनस 5a इंटू एक्स माइनस 5a इंटू एक्स माइनस 5a। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में ये सॉल्यूशन हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ से फिर से आपको एक आकृति दी गई है। इस आकृति में ए बी सी और त्रिभुज जो है, आपको ए बी सी दिया है कि तो त्रिभुज ए बी सी ये वाले की बात कर रहे हैं पहले। उसके बाद में इसने दूसरा त्रिभुज दिया है डी ई एफ, तो डी ई एफ ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, इसमें ए बी और डी ई बराबर है, ए बी ये और डी ई ये, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपको बराबर दे दी है। ठीक है, बराबर दी है। और ए बी और डी ई समानांतर भी दे दिए हैं, तो ए बी और डी ई समानांतर भी दे दिए हैं। बी सी बराबर ई एफ है। ये जो बी और सी जो है, ये वाली लाइन, ये बी सी और ई एफ ये वाली लाइन, ये क्या है, बराबर दे रखा है और साथ ही साथ समानांतर भी दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है समानांतर। तो शीर्षों ए बी सी को क्रमशः शीर्षों डी ई एफ से जोड़ा जाता है। तो इन सभी शीर्षों को जोड़ा गया है, देखो डैश डैश करके। दर्शाइए कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। और चतुर्भुज जो है आपका कौन सा, ए बी डी ई, ए बी फिर डी, ए बी डी, ए बी ई डी, ए बी ई डी, ये वाला चतुर्भुज आपको बताना है पहले तो। इसके बाद में दूसरा बताया बी ई एफ सी, तो आपका बी ई फिर एफ और ये सी, तो ये भी आपका चतुर्भुज इस तरह से बन रहा है। ये चतुर्भुज बन रहा है आपका इस तरह से। ठीक है, ये भी आपको समांतर बताना है। ठीक है, तो ये भी समांतर दिख रहा है, आप केवल प्रूव करेंगे, थ्योरम आपको पढ़नी होगी तभी आएगा ये सब। ए डी पैरेलल है सी एफ के और ए डी बराबर है सी एफ के। ठीक है, ये भी आपको बताना है कि बोल रहा है कि भैया ये बताओ कि ये अगर ये समानांतर है तो ये बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद चौथा पार्ट भी पूछ रहा है, चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज है। चौथा क्या पूछा है, ए सी, तो ए सी एफ और डी, तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ गया, ये वाला चतुर्भुज है। अब ये वाला चतुर्भुज की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रूव करना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना है, आपको ट्राई कर लेना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आकृति दी गई है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें आपका ए डी बराबर है बी सी के, ए और डी, ये ए डी, ठीक है, बराबर क्या दिया इसने, बी और सी के। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है इसने, यहाँ पे अगर हम कहें सीधी सीधी ये वाली लाइन जो है, ये लाइन और इसने ये वाली लाइन आपको बराबर बताया यहाँ पे ए डी और बी सी के हिसाब से। इसके बाद में ये इसने बोला एंगल डी ए बी, ये एंगल डी ए बी, तो एंगल डी ए बी यानी कि ये बड़ा वाला एंगल जो आप देख रहे हैं, आपको दिखाया गया है ये वाला, ये बराबर है एंगल सी बी ए के, एंगल सी बी ए के, ये दोनों बराबर हैं। यानी कि इसका जो भी मान लो ये x है तो ये भी x ही है। सिद्ध कीजिए कि आपका जो है ये बराबर और सर्वांग सम है। ठीक है, और बी डी और ए सी जो है बराबर हैं। एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी ये जो है बराबर हैं। तो यहाँ पे भी एंगल जो है बराबर हैं, ये आपको बताना है। तो ये चीज़ें आपको इसमें से करनी है। इसके अथवा पार्ट में भी आया है, आपको सत्य असत्य बताना है। सबसे ईजी, इससे ज़्यादा ईजी ये है, x प्लस वाई बराबर 7 के केवल 2 हल हैं। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि x प्लस वाई के बराबर 7 के 2 ही हल हों। देखते हैं करके, x प्लस वाई बराबर 7 लिखा है, तो x और y के क्या क्या मान आ सकते हैं जिससे हम 7 बना सकते हैं। तो अगर मैं x 1 लेता हूँ तो y मुझे कितना लेना पड़ेगा, 6, तो ये आ गया 7। अगर मैं x 2 लेता हूँ तो फिर मेरे को ये लेना पड़ेगा 5, तो भी आ गया 7। अगर मैं x 3 लेता हूँ तो मुझे ये 4 लेना पड़ेगा, फिर भी आ गया मेरा 7। अगर मैं x 4 लेता हूँ तो ये लेना पड़ेगा 3, फिर आ गया 7। फिर x में 5 लेता हूँ, फिर मेरे को ये लेना पड़ेगा आपका 2, तो ये भी हो गया 7। फिर ये आपका 6 है, फिर प्लस में 1 ले लूँगा तो भी आ जाएगा 7। यानी कि आप इतने सारे वैल्यूज़ को कर सकते हैं। ठीक है ना।
और यहाँ पर उल्टा भी कर सकते हैं, सीधा भी। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कितने हल आ गए, 6 हल आ गए। और ये तो बोला केवल 2 हल होंगे, तो ये क्या हो गया, असत्य। असत्य, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसको देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पटरी और प्रकार के द्वारा 25 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है, तो ये भी क्या है, असत्य। अब क्यों है असत्य, तो पटरी और प्रकार की सहायता से केवल 15 का जो टेबल पहाड़ा होता है ना, 15 का पहाड़ा, यही बनाया जा सकता है। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, 15 के पहाड़े में जितने भी एंगल आते हैं वो सारे पटरी और प्रकार की सहायता से बनाए जा सकते हैं। 15 के टेबल में 25 नहीं आता, इसलिए हम नहीं बना सकते। प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज एक आयत है, तो प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज एक आयत है या नहीं है, तो आंसर होगा नहीं। तो ये भी क्या है आपका, असत्य। अब क्यों नहीं असत्य भैया, तो देखो ये समानांतर चतुर्भुज है, ये रहा, ठीक है। ये आयत है क्या, आयत में भाई 90 डिग्री बनते हैं ना, यहाँ पे तो 90 डिग्री दिख नहीं रहा, टेढ़ा हो गया कोण, लेकिन ये तो है समानांतर, लेकिन ये आयत नहीं है। आयत नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है, तो ये असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक जो है, प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक हो ये आवश्यक क्या है या नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, असत्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका असत्य आ गया। अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बिंदु 3 4 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों ही प्लस प्लस के हैं। और मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले टेबल बनाया था, तो इसमें दोनों प्लस होता है, इसके कोने वाले में दोनों माइनस माइनस होता है। इसमें जो आपका ये माइनस होता है ये प्लस होता है, तो इसमें क्या होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, इसके अपोजिट हो जाते हैं ना। तो आपको प्लस प्लस वाले चिन्ह कौन से में है, फर्स्ट वाले में है, तो यहाँ पर जो है ये बोल रहा है प्रथम चतुर्थांश में है, तो ये क्या है, सत्य है। अब इसके बाद में, वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है, ये तो आपको पढ़ाया भी है ना। वृत्त में जो समांतर, वृत्त में एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से हमेशा समान दूरी पर ही होती हैं। ये आप जा करके इसकी प्रमेय भी पढ़ोगे जब 10th में आप जाओगे, 10th में इसकी प्रमेय भी है। और वो प्रमेय जो है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो है ये 10.6 वाली प्रमेय होगी, ठीक है। जब आप जाओगे 10th में पढ़ोगे 10.6 प्रमेय, यानी 10वें चैप्टर का प्रमेय नंबर 6। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। दूसरा एक और पेपर आया है मेरे पास मैथमेटिक्स का ही, उसको हम डाल देंगे समय अनुसार। तो मैथ्स का दूसरा पेपर के लिए तैयार रहिए। बाकी सब्जेक्ट्स हम डाल रहे हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स को देखिए और अच्छे तरीके से तैयारी करिए। साइंस का ऑलरेडी हमने दे दिया है आपको, साइंस तैयार कर लीजिए पहले। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का आपके पास आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।